जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज की क्लास में। चलिए, क्लास 8 का हमारी दुनिया चैप्टर 5 मानव संसाधन। ठीक है, तो देखिए भूगोल का वैसे इस पूरे चैप्टर में आपका पहला, दूसरा, तीसरा सब चैप्टर तो इम्पोर्टेंट था ही, पर ये चैप्टर और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जनगणना से रिलेटिव हर बात बताई गई है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग बहुत बढ़िया से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो कहता है देखिए, किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, जो कुल संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, मानव आपको पता है एक महत्वपूर्ण संसाधन है ना। और हमारा जो देश है मानव संसाधन की दृष्टि से क्या है? संपन्न है, क्योंकि यहाँ की आबादी अत्यधिक है। हम इसकी गिनती इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी संख्या के हिसाब से हम इनके विकास की योजना बना सके तथा मानव को संसाधन के रूप में क्या कर सके? विकसित कर सके। ठीक है, चलिए आगे कहता है, मानव ने अपने मस्तिष्क, प्रौद्योगिकी एवं श्रम शक्ति का उपयोग कर उपलब्ध साधनों को उपयोगी बनाया ही है। इसने अंतरिक्ष तथा विभिन्न ग्रहों तक पहुंच को संभव बनाया है। मानव को इन गुणों के कारण ही संसाधन की श्रेणी में रखा गया। अब देखिए यहाँ से इस पॉइंट से ये क्लियर होता है भाई मानव को संसाधन के रूप में क्यों रखा गया? क्योंकि मानव ने अपने श्रम शक्ति, अपनी तकनीक, अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करके अंतरिक्ष तक वो पहुंच चुका है ना। तो इस वजह से इसको महत्वपूर्ण संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। मानव संसाधन का बेहतर उपयोग हो, इसके लिए आवश्यक है कि इसे अच्छी तरह से विकसित, शिक्षित तथा प्रशिक्षित किया जाए। किसी भी चीज को अगर सही से चलाना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? उसके बारे में जानना पड़ेगा, है ना। तो यानी शिक्षित होना पड़ेगा, उसको चलाना आना चाहिए, यानी प्रशिक्षित होना चाहिए, उसमें हुनर आना चाहिए, महारत हासिल होना चाहिए। तो इसीलिए भैया आप किसी भी संसाधन का उपयोग करेंगे तो उसके लिए सबसे मेन है आपको शिक्षित होना, प्रशिक्षित होना, है ना, ताकि विकसित उन्नत समाज एवं राष्ट्र निर्माण में मानव अपना योगदान दे सके। जब वह शिक्षित और प्रशिक्षित हो जाएगा तो समाज में और राष्ट्र में, उसके निर्माण में, उसके किसी कार्य में अपनी सहायता को प्रदान करेगा। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में जनगणना की गई। देखिए यहाँ से क्वेश्चन रिलेट होता है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई? 1872 ईस्वी में। ठीक है, और परंतु व्यवस्थित जनगणना मतलब पूर्ण रूप से व्यवस्थित, सही ढंग से, सही क्रियाकलाप के साथ 1881 में शुरू की गई और जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में की जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से दो चीज बन जाता है आपका, दो क्वेश्चन। भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई? 1872 ईस्वी में। उसके बाद व्यवस्थित जनगणना कब हुई? 1881 ईस्वी में। और उसके बाद हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत बढ़िया थे। इसी तरह और भी पॉइंट आएंगे। चलिए आगे देखते हैं मानव संसाधन का वितरण। तो देखिए देश में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। पूरे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? महाराष्ट्र। और सबसे कम आबादी वाला राज्य आपका कौन सा है? सिक्किम है। यहाँ से भी 3 क्वेश्चन मिल गया कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला आपका राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पे कौन सा है? महाराष्ट्र। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, आगे बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक आबादी चंडीगढ़ की है। अगर केंद्र शासित में बात करें तो सबसे ज्यादा आबादी आपके चंडीगढ़ में और सबसे कम आबादी आपके लक्षद्वीप में है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आबादी की दृष्टि से भारत पूरे विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। आबादी की अगर बात करें तो भारत पूरे विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में जनगणना वृद्धि दर 25.07% है। यह भी क्वेश्चन बनता है, भारत में जनगणना वृद्धि दर कितनी है? तो 25.07% है। ठीक है, वर्ष 2001 से 11 के बीच भारत की जनसंख्या लगभग 18.1 करोड़ की वृद्धि हुई। ठीक है, और परंतु पिछले दशक में हुई जनसंख्या वृद्धि की दर से 3.90% में कमी, 90% की कमी दर्ज की गई। तो कुछ खुशी की बात भी है, कुछ दुखी की बात भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र की जनसंख्या का कुल योग अमेरिका की जनसंख्या से क्या है? अधिक है। ठीक है, एक अमेरिका की जनसंख्या से 2 राज्य का भैया जनसंख्या क्या है? ज्यादा है। आगे बात करते हैं विश्व के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो चीन 19.4% जनसंख्या है। भारत का 17.5,
संयुक्त राज्य अमेरिका यानी भैया अमेरिका का कितना है 4.5 और इंडोनेशिया का 3.8 और ब्राजील का 2.8। चलिए, तो विश्व के बारे में हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं भारत के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। तो देखिए, सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, यूपी आपका, दूसरा आपका महाराष्ट्र हो जाता है, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बात करते हैं घनत्व के आधार पर जनसंख्या का वितरण। तो देखिए, हमारे देश में जनसंख्या के घनत्व का वितरण असमान है, कहीं बराबर नहीं है, समान नहीं है। ठीक है, चूंकि मैदानी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा तथा सिंचाई के अलावा जीवन जीना पहाड़ी भाग की अपेक्षा आसान है। अब पहाड़ी भाग में जीवन जीना थोड़ा कष्ट में है, पर मैदानी क्षेत्र में जीवन जीना क्या है, आसान है। इसलिए जन सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है। वहां पर आदमी रहना शुरू करेंगे तो सभी प्रकार की सुविधाएं वहां पे आपरूपी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर 382, परंतु वर्ष 2001 में यह जनसंख्या 324 थी। देखिए, 2001 में अगर बात करें तो 324 के करीब जनसंख्या थी और 2011 में कितने वर्ग किलोमीटर हो गए, 382 वर्ग किलोमीटर हो गई थी। तो घनत्व की दृष्टि से बिहार प्रथम स्थान पर है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 1102 लोग रहते हैं, यानी हर एक प्रति वर्ग किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं। कहां पे, हमारे बिहार में, जबकि पश्चिम बंगाल यहां पर दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आगे बात करते हैं घनत्व के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो बिहार में 1102, पश्चिम बंगाल में 1029, केरल में 859, उत्तर प्रदेश में 828, हरियाणा में आपका 573 और तमिलनाडु में आपका 555। आगे बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपको देखने के लिए मिलेगा कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। अगर सबसे कम जनसंख्या का घनत्व देखना है आपको तो किस राज्य में, आपका अरुणाचल प्रदेश का है, जहां 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते। देखिए कितना कम है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। कहां की, अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, अरुणाचल प्रदेश का। सबसे ज्यादा बिहार का 1102। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला का बात करें तो शिवहर हो जाएगा। और देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तथा सबसे कम घनत्व वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला आपका बिहार का क्या हो जाएगा, शिवहर, और सबसे कम घनत्व वाला जिला हो जाएगा आपका कैमूर। आगे बात करते हैं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं अधिकतर जो आपके पूर्वोत्तर राज्यों में जनसंख्या घनत्व है वह विरल पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का अधिकांश भूभाग पर्वतीय है, मतलब वहाँ की जनसंख्या निश्चित तौर पे कम होगी। किसके कारण, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पे जनसंख्या 100% कैसी होगी, विरल माध्यम होगी, यानी कम होगी। ठीक है, सर्वाधिक घनी आबादी जो आपको देखने के लिए मिलेगा गंगा के मध्यवर्ती मैदानी भाग में। कहाँ मिलेगा, गंगा के मध्यवर्ती मैदानी भाग में, जो आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, बंगाल का डेल्टा एवं केरल। ठीक है, के तटीय मैदानी भाग में मिलती है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान और उपजाऊ मिट्टी है तथा वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है। ठीक है, अब देखिए विभिन्न जनगणना वर्षों में जनसंख्या देखते हैं, जनगणना वर्ष। तो देखिए यहाँ पर अगर 1901 में जब जनगणना हुई थी तब था 23.84 करोड़। ठीक है, उसके बाद 2001 में अगर बात करें तो 104.27 करोड़ और 2011 में देखिए 121.01 करोड़। तो आप लोग देख रहे हैं कितनी जनसंख्या तेजी से वृद्धि कर रही है। अब बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन। ऐसा देखा जाता है कि जनसंख्या में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। इसके मुख्यतः 3 कारण है आपका, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब कैसे, देखिए जन्म दर, प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चे का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। वर्तमान में अभी जन्म दर जो है वो 20.97 है। ठीक है, आगे मृत्यु दर की अगर बात करें, प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने व्यक्ति मर जाते हैं उसे मृत्यु दर कहते हैं। और अभी की मृत्यु दर है आपकी 47.57। आप तर्जु समझिए सीधा, ये पलड़ा है, ये तराजू आप लोग समझ लीजिए, है ना। ये आपका भैया जन्म दर हो गया, ये आपका मृत्यु दर हो गया। अब जन्म दर 20 है और मृत्यु दर आपका 47 है ना। मृत्यु दर आपका 47 है। बताइए किधर का तर्जु डाउन होगा, डाउन होगा इधर का अप होगा,
तो इसके कारण जनसंख्या बढ़ती और घटती रहती है। ठीक है, अब तीसरा बचा प्रवास, उसको भी देख लेते हैं। आगे देखिए, जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच अंतर होने से जनसंख्या में या तो वृद्धि होगी या तो कमी होती है, और यह जनसंख्या का प्राकृतिक परिवर्तन है। जबकि कई कारणों से जनसंख्या का दूसरी जगह जाकर बस जाना किस श्रेणी में आता है? आपका प्रवास की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारक जन्म दर रहा है, क्योंकि यहाँ हमेशा मृत्यु दर से भी तेज गिरावट आई है और जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि हुई है। अब देखिए, दोनों अगर बैलेंस रहेगा तो जनसंख्या में कोई डेवलपमेंट नहीं। अगर मृत्यु दर कम होगी, जन्म दर ज्यादा होगी, तो भैया जनसंख्या वृद्धि होगी। मृत्यु दर अगर ज्यादा हो जाए और जन्म दर कम हो जाए तो जनसंख्या क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, है ना। तो बैलेंस बनाना होता है। तो आगे बात करते हैं लिंग अनुपात का। तो देखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं थी। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में देखा गया, जहां पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। केरल का तो बहुत बढ़िया है ना। हरियाणा में देखा गया 1000 में 877 कम है। ठीक है, इसी प्रकार शिशु लिंगानुपात मिजोरम में देखा गया 971 है, मेघालय में 970 है, आपका हरियाणा में 830 है, दिल्ली में 866। तो बिहार का लिंग अनुपात कितना है? तो 916, यानी 1000 अगर पुरुष हैं तो 916 क्या है? महिलाएं। ठीक है, तो विगत वर्षों में महिलाओं की घटती संख्या गंभीर चिंता का विषय है और इस मूल में कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति है। अब ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई लेडीज है प्रेग्नेंट है, तो होता क्या था कि भैया पहली जांच हो जाता था कि लड़का है कि लड़की। लड़की होती थी तो उसको उसी में मरवा दिया जाता था, भ्रूण हत्या वो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से होता था। दूसरा कारण आपका दहेज प्रथा, दहेज के कारण भी बढ़ती दहेज प्रथा भी एक कारक रहा। हमें इस प्रवृत्ति से बचने की जरूरत है। सरकार ने भी कानूनी रूप से कन्या भ्रूण हत्या को अपराध घोषित किया है और इसके लिए दंड का प्रावधान है कि आप भ्रूण के अंदर बच्चे की हत्या नहीं करेंगे। ठीक है, इसी के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं लिंगानुपात के बाद साक्षरता। तो भारत में 2011 के कुल साक्षरता दर जो है 74.04% है। पुरुषों की साक्षरता दर अगर देखी जाए तो 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर देखी जाए तो 65.46%। पर वर्तमान में बदलाव आ चुका है। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपका कौन सा है? केरल। ये भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है कॉम्पिटिटिव में। ठीक है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा? आपका केरल है। और बिहार में साक्षरता दर कितनी है? 64%। जबकि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता आपको रोहतास में देखने के लिए मिलेगा। अगर बिहार में आपको सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से मिलना है तो कहाँ चले जाइए आप? रोहतास। वहां का 75.59% भैया साक्षरता दर है। एवं सबसे कम साक्षरता की अगर बात करें तो पूर्णिया में आपका 62.49%। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया खत्म। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताया कीजिए, और 1-2 को शेयर करने में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि आपके लिए 4-5 घंटे लगते हैं वीडियो क्रिएट करने में, और गर्मी आप लोग देख ही रहे हैं कैसा है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 1-2 को शेयर कीजिए। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।